हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 को डिस्कस करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? अ मर्चेंट इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ ज्वेलरी सेट बाय x% इन जनवरी एंड देन डिक्रीजेस द प्राइस बाय x% इन फेब्रुअरी। फिर इन मार्च द प्राइस इज अगेन इंक्रीज बाय x% और अप्रैल में फिर से डिक्रीज कर दिया x%। ठीक है। आफ्टर दीज चेंजेस द फाइनल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी, तो यहाँ पे हमें फाइनल प्राइस दे रखा है, तो हमें प्राइस फाइनल दे रखा है, ये हमें प्राइस दे रखा है। और हमारे चार चेंजेस हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक जैन में चेंज हुआ था प्राइस में, फिर फेब में चेंज हुआ, फिर मार्च में चेंज हुआ और फिर अप्रैल में चेंज हुआ जाके। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कितने परसेंट से चेंज हो रहा था ये निकालना है, एंड द इनिशियल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी सेट। ठीक है। एक काम करते हैं, तो हमें दे नहीं रखा ना, तो हम लेट द प्राइस इनिशियल, इसको मैं अभी के लिए ₹P मान लेता हूं। ठीक है। अब हमारे पास ₹P की एक ज्वेलरी थी। अब सब लोग ध्यान से सुनना, यहां पे जैन में क्या हुआ, जैन के अंदर इस प्राइस के अंदर x% का इंक्रीज आया। x% का इंक्रीज का क्या मतलब होता है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं। x% के इंक्रीज का होता है, मतलब होता है 1+, क्योंकि इंक्रीज था तो 1+ लिखा, और x का रेशियो फॉर्म, x का रेशियो फॉर्म ऐसा आएगा ना x%। ठीक है, मतलब यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, मतलब मैं p के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जैन की इंक्रीज के बाद हमारा प्राइस, टोटल प्राइस ये बन गया ज्वेलरी का। ठीक है। उसके बाद फेब में क्या हुआ, आप देखोगे फेब के अंदर डिक्रीज हुआ x% से, तो फेब के अंदर x% से डिक्रीज आया। अब डिक्रीज होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस इसका रेशियो फॉर्म। और वो किस पे लगेगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि यहां तक के ऑपरेशंस तो हमारे हो चुके हैं, तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अब इस चीज पे लगेगा। समझ गए ना? तो फेब जब एंड हुआ तो प्राइस कितना बन गया था ज्वेलरी का, इतना बन गया था। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फेब के बाद मार्च के अंदर भी x% का इंक्रीज हुआ, तो फेब के एंड में प्राइस कितना बन गया था, इस पेज पे लिखते हैं। फेब के एंड में प्राइस बन गया था इतना। अब मैं ना अगला एरो यहां बना रहा हूं, आप समझ जाना। चलो एक काम करते हैं, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो P था, P के बाद जैन में x% का इंक्रीज हुआ, उसके बाद हमारा इतना बन गया था ज्वेलरी का प्राइस। ठीक है। उसके बाद फेब आया, फेब के अंदर x% का डिक्रीज हुआ, तो हमारा प्राइस कितना बन गया, हमारा प्राइस बन गया 1+x/100, 1 - x/100। ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारा मार्च आया, मार्च के अंदर क्या हुआ, फिर से x% का इंक्रीज हो गया। देख सकते हो ना आप क्वेश्चन के अंदर, मार्च के अंदर फिर से x% का इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, अब तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इस चीज के अंदर एक बार इंक्रीज वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर और लग जाएगा। ठीक है। और अप्रैल के अंदर, के बाद अप्रैल आया, अप्रैल में क्या हुआ था, x% का डिक्रीज हुआ था, तो इस पूरे के अंदर x% का डिक्रीज और कर दो, तो ये बड़ी सी इक्वेशन आ जाएगी ना यहाँ पे। अब देखते हैं क्या आएगी। ऊपर का पार्ट एज इट इज लिख दिया, और मैंने इसके अंदर x% का डिक्रीज और कर दिया, तो ये हो गया ना हमारा प्राइस फाइनल। प्राइस फाइनल ये हो गया, और यही हमें गिवन है, ये हमें कितना गिवन है, 19602। अब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये सॉल्व कैसे होगा, पहले आप बताओ। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पे p और x दोनों चीजें क्या है, वेरिएबल। ठीक है। लेकिन हमारे पे इक्वेशंस कितनी है, हमारे पे दो वेरिएबल हैं, लेकिन हमारे पे सिर्फ एक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, हमारे पे इक्वेशन है 19602 इज इक्वल टू P 1+x/100। अब देखो मैं 1+x/100 को स्क्वायर लिख सकता हूं ना, और वैसे 1 - x/100 को स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है, लेकिन मेरे पास वेरिएबल दो है,
इसका मतलब ये इस मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी करने जाते हो तो आपके पास x की क्या मैक्सिमम पावर बनेगी, x की पावर 4 बनेगी। इसका मतलब आपके पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो पक्की बात है इस मेथड से तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें p की भी वैल्यू बतानी है, हमारे को टू फाइंड क्या करना था, यहाँ पे टू फाइंड भी लिखते हैं आओ। हमें p भी फाइंड करना है और x भी फाइंड करना है, दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए थी लेकिन हमें एक ही इक्वेशन गिवन है, तो इस मेथड से तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आओ पहले उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट करो एक आइटम है, आइटम ए, जिसका प्राइस है ₹100। ठीक है, मैं बोलता हूं ये आइटम ए पहले 10% से इंक्रीज हो जाता है इसका प्राइस। ठीक है, प्राइस इतना हो गया, उसके बाद इस आइटम का प्राइस 10% से डिक्रीज हो जाता है। तो इसका 10% कितना होता है, 11 होता है, और डिक्रीज होने का मतलब माइनस हो जाएगा इतने से, समझ रहे हो ना आप, ये तो 99 हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूं फिर से। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये सक्सेसिव चेंज है। ये सक्सेसिव चेंज है ना। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ सक्सेसिव चेंज के बारे में, थोड़ी ऑफ टॉपिक है लेकिन वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सक्सेसिव चेंज जब भी होता है ना, अगर मैं पहले 10% का डिक्रीज कर देता तो कितना आता, 90 आता, और फिर बाद में 10% का इंक्रीज कर देता तो कितना आता, 99 आता। तो आप देख रहे हो ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है। तो जब हम सक्सेसिव चेंज करते हैं ना, पहले हम कौन सा वाला परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर सेम आता है। तो सक्सेसिव चेंज के अंदर हमें हमेशा एक बात याद रखनी होती है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो कि लास्ट में जाके ना जितने भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के इफेक्ट्स होते हैं सारे मल्टीप्लाई होते हैं, और a इंटू बी और b इंटू ए सेम ही चीज होती है ना, सबको पता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होता है। टेक्निकल टर्म में ना भी समझ में आए तो आप बस ये याद रखना, ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्योंकि दोनों में यहाँ पे 99 ही आने वाला है। ठीक है, अब हम कोई से भी केस से आगे बढ़ा लेते हैं फिर बात को, क्योंकि ऑर्डर तो मैटर ही नहीं करता। तो हम इससे आगे बढ़ा लेते हैं कि मैं 10% से ना अब इसको दोबारा डिक्रीज करता हूँ। इसको 10% से डिक्रीज करना है, तो मैं इसमें से 9.9 माइनस कर दूंगा ना, इसका 10% माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 89.1 आ जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल 89.1 आ जाएगा। और अब मैं इसी चीज को 10% से वापस इंक्रीज कर दूंगा, और अभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्या क्यों कर रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये 8.91 को ऐड करना है मुझे इसमें, आओ कर लेते हैं 89.1 प्लस 8.91, तो 101 98.01 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 100 से अगर हमने एक इंक्रीज और डिक्रीज की साइकिल चलाई, परसेंटेज पहले इंक्रीज हुआ फिर परसेंटेज डिक्रीज हुआ, या फिर यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज भी होता है, यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर इस साइकिल में, तो हमारा आंसर आया 99। और फिर से एक इंक्रीज डिक्रीज या फिर डिक्रीज इंक्रीज की साइकिल होती तो हमारा आंसर आया 98.01। तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि 100 से 99 के बीच में चेंज कितना आया, -1 का, और 99 से 98.01 में चेंज कितना आया, ऑलमोस्ट -1 का। आप देख रहे हो जो स्लाइट चेंज है, जो स्लाइट रिडक्शन है एक साइकिल के बाद, यहां पे मैं लिख देता हूं द स्लाइट रिडक्शन ऑफ द क्वांटिटी आफ्टर वन इंक्रीज डिक्रीज साइकिल रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। समझ रहे हो ना, इसका मतलब जो हमारे को अब क्वेश्चन गिवन है उसमें हम कैसे यूज करेंगे, जो प्राइस है वो जैन में बढ़ता है, फेब में कम हो जाता है, जैन के अंदर प्राइस बढ़ता है और फेब के अंदर प्राइस कम हो जाता है। तो एक साइकिल हो गई ना इंक्रीज डिक्रीज की। तो मेरा कुछ यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैं ऐसे कुछ भी बना देता हूँ, पर जो यहाँ पे प्राइस का चेंज होगा ना, जो यहाँ पे डेल्टा होगा,
जो प्राइस हमारा गिरेगा, जो स्लाइटली लेस प्राइस होगा, सपोज करो वो -400 से गिर गया, सपोज करो, एग्जांपल ले लो, तो नेक्स्ट साइकिल के बाद भी वो इस प्राइस को, अब इसको बोल देते हैं P1। P1 कितना आएगा? P1 इज इक्वल टू P माइनस 400 है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है। तो नेक्स्ट साइकिल में जो प्राइस P2 होगा ना, वो P2 किसके इक्वल होगा? P1 माइनस 400। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट साइकिल में प्राइस P1 से 400 और गिर जाएगा, वो होगा हमारा P2, ठीक है। आओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हम ऑप्शन चेकिंग करते हैं और ऑप्शन बी की बात करते हैं। पहले देते हैं ऑप्शन चेकिंग, और सबसे पहले ऑप्शन बी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी के अंदर हमारा इनिशियल प्राइस 10,000 दे रखा है और हमारा परसेंटेज 20 दे रखा है। तो 10,000 प्राइस दे रखा है और हमारा परसेंटेज 20 दे रखा है। तो जैन के अंदर 20% का इंक्रीज है। 20% का इंक्रीज का मतलब क्या है? इसका 20% कितना होगा? इसका 20% हो जाएगा 2,000। तो 2,000 से बढ़ा देते हैं। आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी निकाल सकते हो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 1 + 20/100, ये होता है 1/5 होता है, ये डायरेक्ट लिख दो। 6/5 से अगर आप 10,000 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 12,000 ही आएगा, ठीक है। आप दोनों वेज से सॉल्व कर सकते हो वैसे। उसके बाद फेब के अंदर 20% से कम करना है, ठीक है। 20% से अब इसे कम करो फेब मंथ की वजह से, यहाँ लिख दो जैन मंथ की वजह से। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? 1 - 20/100, तो ये होगा 1 - 1/5, 4/5, 4/5 इंटू 12,000 कितना आएगा? ये हो जाएगा 2400। को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9600। अब आप एक बात बताओ, 10,000 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, इंक्रीज की डिक्रीज की, एक साइकिल कंप्लीट हो गई और 9600 आया। आपका चेंज कितना आ गया? आपका चेंज आ गया यहाँ पे 400 रुपए का, -400 हुआ। तो एक और साइकिल जब हम लेंगे ना, तो ऑलमोस्ट चेंज -400 का ही होगा, ऑलमोस्ट चेंज -400 का ही होगा, और हमारा आंसर कुछ अप्रोक्स 9200 रेंज का ही आएगा। पर हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आना चाहिए था? फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो आना चाहिए था 19602 आना चाहिए था। ये तो उससे बहुत छोटा आ रहा है ना, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और आपको ये समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की वैल्यू क्या है। आपका इतना टाइम बच गया, वरना आप यहाँ पे फिर से 20% से इंक्रीज करते मार्च के लिए, फिर 20% डिक्रीज करते अप्रैल के लिए, आपका बहुत टाइम वेस्ट होता। आओ सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है इनिशियल प्राइस है 30,000 रुपए, ठीक है, और चेंज है 40% के, तो 40% इंक्रीज जैन के अंदर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा आपका 1 + 40/100, ये हो जाता है 2/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 7/5, और आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 42,000, ठीक है, करके देख लेना आप। उसके बाद फेब मंथ के लिए आप 40% से इसको डिक्रीज करोगे। 40% से डिक्रीज करने का क्या मतलब है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 - 2/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 3/5, तो 42,000 इंटू 3/5, कितना आंसर आएगा इससे? 840000, ठीक है। तो हमारा 30,000 से एक साइकिल के बाद, एक इंक्रीज और डिक्रीज साइकिल के बाद आंसर हो गया 25200। तो हमारा कितने का रिडक्शन आया? हमारा कितने का रिडक्शन आया? माइनस कर लो यहां से 20 और -2 48, -4800 का रिडक्शन आया, ठीक है। तो अगर हम एक और साइकिल चलाते हैं इंक्रीज डिक्रीज की, तो हमारा ऑलमोस्ट रिडक्शन -4800 का ही होगा ऑलमोस्ट। तो अगर मैं इससे दोबारा यही माइनस कर दूं, कि मैं सपोज कर रहा हूं इतना ही रिडक्शन हुआ, इसके आसपास ही होगा ना, तो क्या मेरा आंसर आने का कोई स्कोप है? बिल्कुल नहीं, मेरा आंसर आने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ये तो
21,000 से बड़ा रहेगा। आओ देखते हैं कितना बड़ा रहेगा ये। 12 और 24, तो ये आ जाएगा 20400 आ जाएगा ये। समझ रहे हो आप? अप्रोक्स आंसर आपका 20400 आएगा। अब क्या 20400 पास है 19602 के? नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्योंकि आप अगर मुझे आर्ग्यू करोगे कि क्या पता सर, ये तो अप्रोक्स निकाला है ना आपने, ये तो अप्रोक्स निकाला है ना, क्या पता आंसर हमारा आ जाता 20218। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अगर आपका ये आंसर आ जाता, फिर भी इन दोनों के बीच में फासला कितना है? इन दोनों के बीच में फासला ऑलमोस्ट 800 का है। 800 का डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता, इसलिए आप इस ऑप्शन को सीधा नॉट पॉसिबल बोल सकते हो। क्योंकि जो चेंज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, पर यहां पे चेंज अगर ऑलमोस्ट इक्वल आता तो 20,400 आंसर आता, पर हमें 19,600 चाहिए था। तो हमारा 800 का डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट, इसीलिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसी कारण से ये नॉट पॉसिबल हो गया ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी तो नन ऑफ दीज है। ऑप्शन ए 20,000 और 10%। आओ ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो कितना था? 20,000 और 10% था, सॉरी। तो यहां पे लिख देते हैं 20,000 और यहां पे कर देते हैं 10% से इंक्रीज। 10% से इंक्रीज करने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो ये आ जाएगा 22,000। ये था जैन के लिए। फेब की महीने की कहानी क्या है? फेब की महीने की कहानी थी 10% से करेंगे डिक्रीज। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10, तो वो हो जाएगा 19800। अब आप एक चीज देखो, 20,000 से लेके एक इंक्रीज और डिक्रीज की साइकिल के बाद आपका आंसर आ रहा है 19800। आपका कितना कम हुआ? आपका कम हुआ 200। तो एक और साइकिल के बाद आपका ऑलमोस्ट कितना कम होगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट -200 ही रहा होगा। तो आपका आंसर 19600 आ जाएगा। और हमें फाइनल प्राइस क्या दे रखा था? यहां लिख देता हूं मैं, हमें फाइनल प्राइस क्या दे रखा था? फाइनल प्राइस दे रखा था 19602, जो कि इसके बहुत क्लोज है। ये बहुत ही क्लोज है, वेरी क्लोज। इसीलिए मैं ऑप्शन ए मार्क कर दूंगा। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इसका नन ऑफ दीज क्यों नहीं हो सकता? नन ऑफ दीज भी हो सकता है। आप अगर इस पूरे प्रोसेस को करके देखोगे तो आपका एग्जैक्ट यह आंसर आ जाएगा। पर अगर मुझे पंट लेना होता पेपर में और मुझे ये कॉन्सेप्ट याद आ जाता उस टाइम, तो मैं पक्का इसका आंसर ए मार्क कराता। तो इसका आंसर होगा ए। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंस होता है, जो यहाँ पे रिडक्शन होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है एक साइकिल के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन रीड करते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50% एंड पर कैपिटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 33%। ठीक है, तो क्या दे रखा है? फूड ग्रेन की जो टोटल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, इसको मैं कोई सिंबल दे देता हूं ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो मैं इसको दे देता हूं कैपिटल पी। ये 50% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। और पर कैपिटा प्रोडक्शन 33% से इंक्रीज हो रही है। इसको मैं क्या दूं सिंबल? इसको मैं दे देता हूं ए। ये 33% से इंक्रीज हो रही है। या मैं इसको ए नहीं देता, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको पर लिखता रहता हूं। ठीक है, ये टोटल प्रोडक्शन है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन को मैं टोटल प्रोडक्शन बुला देता हूं, ये टीपी बुला देता हूं इसे, टोटल प्रोडक्शन। और इसको पर बुला देता हूं, समझ जाना, ये पर कैपिटा प्रोडक्शन है। और हमें बताना है पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रही है। हमें क्या बताना है? हमें पॉपुलेशन का परसेंटेज इंक्रीज बताना है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताया था, परसेंटेज इंक्रीज एक टाइप का क्या होता है? एक टाइप का परसेंटेज चेंज होता है कि वो कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, सबको परसेंटेज इंक्रीज पढ़ते ही ना ये बात याद आ जानी चाहिए कि परसेंटेज इंक्रीज का ही मतलब है परसेंटेज चेंज जो इंक्रीज होता है। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले तो बिल्कुल ही बेसिक मेथड यूज करते हैं, तो मैं ऊपर लिख देता हूं बेसिक मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, इक्वेशन लिखनी बहुत जरूरी है।
टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू, पॉपुलेशन को मैं बुला देता हूं पी, ठीक है, पॉपुलेशन को मैं बुला रहा हूं पी, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा नहीं होगा, मैं बताता हूं ये क्यों होगा। सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जैसे टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी अगर 100 पीपल है, टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी अगर 100 पीपल है एंड एक पर्सन 1 हेक्टर जमीन पे प्रोडक्शन करता है, तो टोटल प्रोडक्शन आप कितनी बोलोगे उस टाउन की, उस टाउन की टोटल प्रोडक्शन आप मुझे आके बोलोगे 100 लोग हैं और हर बंदा, चलो यहां पे ना 2 कर लेते हैं, हर बंदा आके बोलता है कि मैं 2 हेक्टर जमीन गवर्नमेंट को दूंगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मेरे पास इस महीने के एंड में 200 हेक्टर जमीन हो जाएगी ना। ये मैंने कैसे किया, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन में ना आपको गिवन नहीं होगा कोई एग्जाम में, ये इक्वेशन आपको खुद सोचनी पड़ेगी। यहां भी हम यही यूज करेंगे, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू, चलो मैं ना पूरा ही लिखता रहता हूं, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा प्रोडक्शन। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी जो एग्जांपल लिया मैंने उससे। अब देखते हैं इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा प्रोडक्शन। तो बेसिक मेथड से करने के लिए मैं पॉपुलेशन को लेट कर लेता हूं कि पॉपुलेशन 100x रही थी, पहले 100x थी, और मेरी पर कैपिटा प्रोडक्शन 100y थी, ये मैंने लेट कर लिया, ये दोनों चीजें मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो हमारी टोटल प्रोडक्शन आ गई। अब टोटल प्रोडक्शन को मैं कुछ ले लेता हूं, इसको भी मैं कुछ लेट कर लेता हूं, ये 100z थी, ठीक है। इन सब चीजों को मैंने लेट कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है टोटल प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज होती है। 50% से इंक्रीज होने का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, ऐसे लिखेंगे ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये कितना हो गया, ये 1/2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.5। तो मैं इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या लिखूं यहां पे 1.5, तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 150z आ गया ना, ठीक है। अब यहां पे मैं पॉपुलेशन न्यू लिख देता हूं, क्योंकि हमें बताना है कि पॉपुलेशन का चेंज कितना हुआ है। तो पॉपुलेशन अब 100x थोड़ी रहेगी, नहीं रहेगी, पॉपुलेशन न्यू बन जाएगी, वो उसका नाम मैं रख देता हूं पॉपुलेशन न्यू इनटू पर कैपिटा प्रोडक्शन का क्या हुआ था, पर कैपिटा प्रोडक्शन 33% से इंक्रीज हुई थी, तो यही डायरेक्ट इंक्रीज कर दो 133y हो जाएगी, ठीक है। तो यहां इस इक्वेशन से, तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी जो हमने लेट करी थी, इस सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन 2 को यूज करके मेरी पॉपुलेशन न्यू कितनी आ जाएगी, मेरी न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी 150z अपॉन 133y, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये भी क्यों करें हम, ये भी क्यों करें, इससे बेटर मेथड है कि मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, मैं 1/2 कर देता हूं, देखो उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा ये देखना है हमें। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखूंगा, मैं सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखूंगा, यहां पे पॉपुलेशन न्यू समझ जाना, मैं बार बार नहीं लिख रहा, और ये आ जाएगा 133y। मैं इसको डिवाइड करता हूं तो z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा। अब मैं इसको उधर ले जाऊंगा और बाकी सब चीजों को इधर ले जाऊंगा, तो पॉपुलेशन न्यू कितनी आएगी मेरे पास, पॉपुलेशन न्यू हो जाएगी मेरे पास 100x इंटू 100 अपॉन 133 इंटू 150 अपॉन 100, ठीक है। ये x के टर्म में आएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आओ, 100 का 100 गया, ये आ गया 15123 अपॉन 133x, ये आ गई मेरे पे पॉपुलेशन न्यू। और मेरे पे पॉपुलेशन ओल्ड क्या थी, मेरे पे पॉपुलेशन ओल्ड तो 100x थी। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज कितना इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, वो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन न्यू माइनस पॉपुलेशन ओल्ड का मॉड अपॉन पॉपुलेशन ओल्ड
इंटू 100%। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली इसका एक छोटा मेथड भी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस ट्रेडिशनल मेथड से भी बता देता हूँ एक बार। एक्स यहाँ लिखेंगे और बाहर मॉड होगा अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन इंटू 100%। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है, तो मॉड का कोई काम नहीं है, तो ऊपर क्या बनेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स से एक्स कट गया, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, हमारे पास क्या बना 1500 माइनस 13300 अपॉन 133%। इसे सॉल्व कर ही दूं, मैं नहीं कर देता हूं सॉल्व। ये आएगा 17, तो 1700 अपॉन 133%। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12.7%। ऑप्शन में जाके देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पर ऑब्वियसली पेपर में हम बेसिक मेथड से तो कभी करते नहीं है, तो हम इसका बेटर मेथड देखते हैं, इसको मैं बुलाता हूं मेथड 2। तो हमारी इक्वेशन क्या थी उस पर ध्यान देते हैं। हमारी इक्वेशन थी टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड इज इक्वल टू पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है ये जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड था ना, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये तो 50% से इंक्रीज हुआ है। कोई चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसको कांस्टेंट थोड़ी बोलोगे, आप उस चीज को वेरिएबल बोलोगे। तो आपको याद आ रहा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाया था, ये कैसी इक्वेशन लग रही है आपको, a इंटू बी इज इक्वल टू सी, वेर सी इज वेरिएबल। ये इक्वेशन टाइप तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। इस इक्वेशन टाइप के अंदर क्या लग सकता है, इस इक्वेशन टाइप के अंदर सक्सेसिव चेंज लगता है। जिसने भी मेरी कॉन्सेप्ट वीडियो के नोट्स बना रखे हैं जाके देख लेना, जिसने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है वो भी जाके देख लेना। सक्सेसिव चेंज लगता है जब यहाँ पे सी वेरिएबल होता है, और जब a इंटू बी इज इक्वल टू सी आता है और c कांस्टेंट होता है, तो क्या लगता है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा। कितने कितने से होता है वो मैंने आपको, n बाई डी से अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज n अपॉन n प्लस डी से डिक्रीज होती है। तो अभी हमारे पास कौन सा केस है, केस 1 है या केस 2 है, अभी हमारे पास केस 1 है। ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, केस 1 फॉर्म का है, ना कि केस 2 फॉर्म का है। अगर ये केस 2 फॉर्म का होता तो मैं आपको कहता आप एनडी कॉन्सेप्ट लगाओ, आप एनडी मेथड लगा लो। पर क्योंकि अभी ये केस 1 फॉर्म का क्वेश्चन है, तो मैं आपको कहूंगा क्यों ना इसको सक्सेसिव चेंज से एक बार करके देखें। तो अब इसे सक्सेसिव चेंज से करके देखते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा प्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे हमें दे रखा है ये 50% से इंक्रीज होता है और ये 33% से इंक्रीज होता है। तो आओ कुछ चीजें लेट करते हैं। अब हमें पॉपुलेशन का आंसर भी, जो हमें आंसर देना है, जो हमें आंसर देना है वो भी परसेंटेज की टर्म्स में देना है। जब मुझे आंसर परसेंटेज की टर्म्स में देना होता है, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी मुझे आंसर परसेंटेज की टर्म्स में देना होता है, मैं अपनी लेट की चीजों में एक्स वेक्स नहीं लेता, मैं या तो 1 लेता हूं या फिर मैं सीधा 100 लेट करता हूं, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर किस में देना है, परसेंटेज की टर्म्स में देना है। मुझे एक्चुअल वैल्यू तो बतानी नहीं है। जो एक्चुअल वैल्यू थी पॉपुलेशन न्यू की, क्या हमें वो चाहिए ना, हमें एक्चुअल वैल्यू तो बतानी ही नहीं है, हमें परसेंटेज चेंज बताना है। इसीलिए मैं जो लेट करूंगा ना, वो मैं वेरिएबल फ्री रखूंगा, उसको मैं डायरेक्टली 1 लेट कर लूंगा या 100 लेट कर लूंगा, ठीक है। आई होप सबको ये बात याद होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं टोटल प्रोडक्शन को 100 ले लेता हूं, लेट टोटल प्रोडक्शन ओल्ड बी 100, ठीक है। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर आपको सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट याद है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया। मैं यहां पे लिख दूंगा चेंज ड्यू टू पर कैपिटा, और यहां लिख दूंगा चेंज ड्यू टू पॉपुलेशन। अब हमें क्या दे रखा था, टोटल प्रोडक्शन के अंदर
टोटल प्रोडक्शन के अंदर तो 50% का चेंज आएगा ही आएगा ना। टोटल प्रोडक्शन के अंदर तो 50% का इंक्रीज आ ही रहा है इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो मैं इस 100 को सीधा, अच्छा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.5 आ जाएगा ना। तो मैं इस 100 को इस प्रोसेस के एंड में सीधा 150 लिख दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कुछ भी खुद से नहीं करा, मैं कह रहा हूं मैंने इसको लेट करा 100 और टोटल प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज होने वाली थी, तो मैंने यहां लिख दिया 150। बिल्कुल सही है। अब ये 150 तक हम पहुंचे कैसे, 2 स्टेप से पहुंचे होंगे, क्योंकि सक्सेसिव चेंज चल रहा है यहाँ पे, सक्सेसिवली चेंज कर रहा हूं मैं। पर कैपिटा की वजह से 33% का इंक्रीज आया होगा। 100 के अंदर आप 33% का इंक्रीज करो, 133 आता है ना। और 133 से 150 के बीच का डिस्टेंस जो नंबर ने कवर करा है वो चेंज ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से था। तो 133 से लेके जो 150 तक चीज गई है ना, वो किसके वजह से था, चेंज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 100 से 150 आना चाहिए था, 33% चेंज ही पर कैपिटा दे पाएगा, बाकी चेंज कौन देगा, हमें पहुंचना तो 150 तक है ना। 100 से 133 तक तो हम आ गए, इतना तो हमें गिवन था। आगे का चेंज हमें पॉपुलेशन की इंक्रीज से मिलेगा, तो परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज कितना आएगा, वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100% से सीधा परसेंटेज चेंज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकल जाएगा, जो हमें निकालना था। आप इसको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा 1700 बाय 13%, जो कि होता है 12.7%, क्योंकि ऊपर भी यही आ रहा था, देख रहे हो, इसीलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो सेकंड मेथड कितना अच्छा था, अब आप बताओ सेकंड मेथड कितना तेज था। लेकिन सेकंड मेथड आपको क्लिक होने के लिए पेपर में आपको मेरी कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। ये दोनों टॉपिक मैंने, ये दोनों टॉपिक बोथ केस 1 एंड केस 2 डिस्कस्ड इन कॉन्सेप्ट वीडियो 2 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आप जाके कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में ये दोनों मेथड को फाइंड कर सकते हो, कौन सा मेथड कौन से केस में लगाना पड़ता है। और ये आइडेंटिफाई करना कि ये a इंटू बी इज इक्वल टू सी, जहां सी वेरिएबल है, यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी। एग्जामिनर आपसे यही देखना चाहता था कि आपको ये आइडेंटिफाई हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मेथड 1 इतना लंबा है। आप ये भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं मेथड 2 प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा ऑप्शन ए आंसर क्यों है, मैंने दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिया है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब 18th क्वेश्चन को देखते हैं। तो 18th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी। ठीक है, लेट करते हैं ए के पास पहले पी पैसे थे, ठीक है, और वो बी को एक्स रुपीज दे देता है। तो ए के पास बचे कितने, ए कुछ पैसा बी को दे देता है, तो ए के पास बचे कितने, पी माइनस एक्स बचे। ठीक है, विच इज 69% ऑफ द मनी लेफ्ट विद ए। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 बोले, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से x इज 69% ऑफ द मनी लेफ्ट विद ए। समझ में आ गया ना सबको, तो इसको 1 बुला देते हैं। इस लाइन से हमें ये पता लग गया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान देना, हमने वेरिएबल कितने माने हैं, अभी हमने 2 वेरिएबल माने हैं और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। आगे बढ़ते हैं। If A had given 20% less than what he actually gave, उसने x दिए थे, अब इसका अगर वो 20% लेस बोरो करने देता है b को, मतलब अभी x था और इसका 20% लेस अगर देगा b को, x नहीं देगा, पहले x दिया था, अब वो x का 20% लेस देगा b को, he would have 343 more with him than he has now। ठीक है, उस पे बचे कितने होंगे, पहले कितने बचे थे, आओ देखते हैं। पहले बचे थे हमारे पास p माइनस एक्स, तो अभी p माइनस एक्स और 434 और बचे थे उस पे। अगर वो इसको 20% कम देता, और 20% कम का मतलब क्या है, 20% लेस का मतलब क्या है, अब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, 1 माइनस 20%।
मतलब b को 80/100x, मतलब b को 0.8x पैसा दिया है, तो उस पर बचा कितना है, उस पर इतना बचा है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा p और x दोनों क्या है, दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हमारी नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी चाहिए फिर हमें, हमारे दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें दो नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन 1 तो हमारे पास है, तो एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरी इक्वेशन अब आपको खुद बनानी पड़ेगी सोच के। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको बोल देते हैं, ये फर्स्ट केस था, केस 1। केस 1 में क्या हुआ कि ए ने x रुपीस दे दिए थे, उसके पास p माइनस एक्स बचे थे। केस 2 के अंदर क्या हो रहा है कि ए ने 0.8x दे दिए थे और उस पे बचे कितने थे, p माइनस एक्स प्लस 434। अब आपको एक इक्वेशन और बनानी है, वो मैं कैसे बनाऊंगा, ये इक्वेशन मैं बनाऊंगा केस 2 से। जो ए के पास पैसे बचे प्लस जो बी को पैसे दिए थे, वो मिला के आए कितने होंगे, p रुपीस, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसके पास 0 रुपीस थे ना। टोटल मनी तो कांस्टेंट रहेगा ना। अगर मैं टोटल मनी देखूं, टोटल मनी विद ए एंड बी, दोनों के पास, बोथ भी लिख देते हैं, दोनों के पास मिला के तो p है ना पैसे, बी तो कोई पैसे ला नहीं रहा, तो टोटल मनी कांस्टेंट है। इसीलिए जो ए के पास पैसे बचे प्लस जो बी के पास पैसे बचे, वो हो जाएगा टोटल मनी के इक्वल, क्योंकि हमारी टोटल मनी क्या है, कांस्टेंट है। यहां से हमारी एक और इक्वेशन आ जाएगी, इसी को ही बोल देंगे इक्वेशन 2। अब हमारे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आओ पहली इक्वेशन देखते हैं। पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू 69% p माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कुछ कुछ। 69p माइनस 69x उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 169x इज इक्वल टू 69p। तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन p इज इक्वल टू 69/169। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ये तो इक्वेशन 1 थी। सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है हमें, सेकंड इक्वेशन बोलती है p माइनस एक्स प्लस 434 प्लस 0.8x इज इक्वल टू p। यहाँ से p से तो p कट गया, यहाँ से तो x ही आ जाएगा, उधर जाके बन गया 0.2x इज इक्वल टू 434। तो x कितना आ गया, 434 डिवाइड बाई 0.2, ये हो जाएगा हमारा 2170। x आ गया हमारा 2170। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस x को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमें इसको a बुला देते हैं। ये 1 को सॉल्व करके a आई थी ना, a से क्या मिला था हमें, a से मिला था x अपॉन पी इज इक्वल टू 69/169। यहाँ पे x की जगह मैं डाल देता हूँ 2170, यहाँ से हमें p मिल जाएगा ना, यहाँ से p निकालते हैं, आ जाओ। p इज इक्वल टू आ जाएगा 2170 इंटू 169/69। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका आंसर आएगा 5314.9, जो कि बहुत क्लोज है 5315 के। तो हमारा ए के पास कितना पैसा था इनिशियली, वो आ गया 5315। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। व्हाट परसेंटेज 3000 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए ओरिजिनली हैड। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे लिख देना, 3000 इज कितना लें, y% ऑफ द टोटल मनी, टोटल मनी जो ए के पास ओरिजिनली था। यही लिखा हुआ है ना लाइन में, सबको समझ में आ गया ना हमें निकालना क्या है। तो 3000 इज इक्वल टू y% ऑफ 5315 निकालना है हमें। यहां से हम y निकालेंगे, y कितना आ जाएगा 3000 अपॉन 5315 इंटू 100। तो आप इसे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसे सॉल्व किया है और इसका आंसर आ रहा है 56.44%। देखते कोई ऑप्शन है, ये रहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 56%।
ठीक है। तो जब भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन आए आप हर बार कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 7% ड्यू टू हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द इंक्रीज वॉज 28 रुपीज पर लीटर। ठीक है। तो मैं यहां लिख दूं इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल। इनिशियल प्राइस कितना है? ₹28 पर लीटर। पर लीटर का क्या मतलब होता है? पर 1 लीटर। और अब प्राइस इंक्रीज, प्राइस न्यू कितना हो गया हमारा? 7% से इंक्रीज हो गया। 7% से इंक्रीज का क्या मतलब है? 7% से इंक्रीज का मतलब है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? 1 प्लस इसका रेशियो फॉर्म 7%। ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये 107/100 हो गया ना। तो मेरा न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 28 इंटू 107/100 रुपीज पर लीटर। ठीक है। सबको इतना समझ में आ गया? अ बॉय ट्रेवल्स 2400 किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 18 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है। ये बात अब ध्यान देने वाली है। इसको समझते हैं ये क्या लिखा हुआ है। बॉय कितना ट्रैवल करता है? बॉय ट्रैवल करता है इतने किलोमीटर हर मंथ में, एक मंथ के अंदर। ठीक है। और उसका कार का माइलेज कितना है? कार का माइलेज है 18 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द बॉय ड्यू टू द राइज इन पेट्रोल, करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि सपोज कर लो मंथ 1 में ना ऐसे बोल देते हैं कि ₹28 ही था पर लीटर पेट्रोल का, और मंथ 2 में रुपीज बढ़ गया था, रुपीज इतना हो गया था पर लीटर। ठीक है ना, सबको समझ में आता है? अब बॉय के बॉय को ट्रैवल करने के लिए कितने लीटर लगते हैं ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे हम? अब हमें ये बताया है कि वो 2400 किलोमीटर चलता है और उसकी कार का माइलेज बताया है, और हमें बताना है एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है। तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कितना पेट्रोल वो यूज कर रहा है। ये हम खुद पता लगाएंगे। तो 2400 किलोमीटर जब चलता है तो उसमें उसका कितना लीटर ऑफ पेट्रोल लग रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैं कैसे निकालूं इस मंथ में कि उसके कितने रुपीज लगे? ये निकालने के लिए तो मुझे अमाउंट ऑफ पेट्रोल भी निकालना पड़ेगा ना। तो वो हम निकालेंगे माइलेज जो दे रखी है उससे। मैं दिखाता हूँ कैसे। 18 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी 1 लीटर में। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें माइलेज दे ही रखी है। ठीक है। तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? 1/18 लीटर लगेगा। तो 2400 किलोमीटर चलाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा उस गाड़ी का? 2400/18 लीटर पेट्रोल लगेगा। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 400/3 लीटर। तो उसको हर महीने इतना पेट्रोल लगता है इतने गाड़ी चलाने के लिए। अब देखते हैं मंथ 1 के अंदर एक्सपेंस कितना हुआ, उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ। उसका एक्सपेंडिचर होगा जितना लीटर पेट्रोल लगा है इतना पेट्रोल लगा, और हर लीटर के उसने 28 रुपए भरे। तो देख लो ना, ये इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट था रुपीज अपॉन लीटर। लीटर से लीटर कट जाएगा और ऊपर यूनिट सिर्फ रुपीज का बचेगा। तो एक्सपेंस ही आया ना, बिल्कुल सही एक्सपेंस ही आया। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 28/3। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेंस देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंस कितना लगा? यहाँ पे एक्सपेंस लगा होगा आपका 1 लीटर का पैसा इतना था। यहाँ पे इसका यूनिट लिखते रहते हैं, चलो अलग कलर से, रुपीज पर लीटर। और कितना लीटर चला था? 400/3। उसको गाड़ी तो 2400 किलोमीटर ही चलानी है ना, तो नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल तो 400/3 लगेंगे ना। तो यहाँ पे लीटर से लीटर कट जाएगा और सिर्फ रुपीज में आंसर आएगा। मैं आपको डायमेंशनली दिखा रहा हूं कैसे ये और ये मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर रुपीज में आता है। ठीक है। ये रुपीज में आ जाएगा 28 इंटू 107/100 इंटू 400/3। ठीक है। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या था। फाइंड द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। हमें इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। मतलब हमें एक्सपेंस न्यू माइनस एक्सपेंस ओल्ड निकालना है। तो एक्सपेंस न्यू कितना है आपका? और एक्सपेंस ओल्ड कितना है आपका?
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को तो कॉमन ले सकते हो, वो आ जाएगा 107/100 -1, ये आ जाएगा 400/3 इंटू 28 7/100। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर अपॉन 3। तो 28 का स्क्वायर होता है 784 डिवाइड बाई 3। इसका आंसर आ जाएगा 2 जार 6 जार 1 जार 33, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 262 के। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 262। ठीक है, तो सबको ये बात समझ में आ गई ना कि ये माइलेज क्यों दी थी हमें क्वेश्चन में, क्योंकि इससे हमें अमाउंट ऑफ पेट्रोल निकालना था, क्योंकि अमाउंट ऑफ पेट्रोल नहीं निकालेंगे तो हम एक्सपेंस ओल्ड और एक्सपेंस न्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 19 का एक्सटेंशन है। ठीक है, आफ्टर द 7% इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस डिस्कस्ड अबव। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं ना, ये लिख देते हैं ओल्ड सिचुएशन और यहाँ लिख देते हैं न्यू सिचुएशन। ओल्ड सिचुएशन के अंदर प्राइस था 28 पर लीटर, न्यू सिचुएशन के अंदर सबको याद है ना प्राइस क्या था, प्राइस इंक्रीज हो गया था 7% पर लीटर से। ठीक है, बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड द बॉय रिड्यूस हिज मंथली ट्रैवल सो दैट हिज पेट्रोल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस सेम है, और चेंज क्या हो रहा है, जो ट्रैवल करने के किलोमीटर है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले वो इतने किलोमीटर ट्रैवल करता था, अब वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है ये नहीं पता हमें, अब वो कुछ किलोमीटर ट्रैवल करता है। पहले एक्सपेंस कितना था, अच्छा एक बात बताओ, इतने किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको पेट्रोल कितना लगता था, ये तो हमने देख लिया था 400/3 लीटर पेट्रोल लगता था इतने किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, और उससे एक्सपेंस कितना आता था, उसका एक्सपेंस आता था 28 इंटू 400/3 रुपीज। ठीक है, ये एक्सपेंस आता था उसका। अब ये एक्सपेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। बाय हाउ मेनी किलोमीटर शुड द बॉय रिड्यूस हिज मंथली ट्रैवल सो दैट द टोटल पेट्रोल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम एज इट वाज बिफोर द प्राइस इंक्रीज। हमारा एक्सपेंस सेम रहना चाहिए, तो एक्सपेंस यहां भी उतना ही आना चाहिए, मंथली एक्सपेंस तो इतना ही आना चाहिए। मंथली एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस हमारा सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर कितने ट्रैवल करेगा ये तो दिया नहीं है, तो किलोमीटर कितने ट्रैवल करेगा को एक्स ले लेते हैं। तो 28 इंटू 107/100 ये था रुपीज पर लीटर में। यहाँ पे अब मैं क्या मल्टीप्लाई करता था, कितने लीटर पेट्रोल आपका लगा है इज इक्वल टू, तभी तो रुपीज में आएगा मेरा आंसर। आप मुझे एक बार बताओ कि अगर यहाँ क्या यहाँ पे मैं एक्स किलोमीटर डाल सकता हूँ, नहीं, यहाँ पे मैं एक्स किलोमीटर नहीं डाल सकता। यहाँ मुझे डालना है एक्स किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने लीटर लगे होंगे। समझ रहे हो आप, मुझे यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे मैं लीटर डाल रहा था ना, क्योंकि ये पर लीटर का प्राइस था ना। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि एक्स किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितने लीटर लगे होंगे। ये भी तो नहीं पता मुझे कि कितने लीटर लगे होंगे। ये निकालने के लिए हम फिर से माइलेज का यूज करेंगे, क्योंकि माइलेज तो चेंज नहीं हो रही। माइलेज कितनी है, 18 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में। 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी गाड़ी 1/18 लीटर पेट्रोल में। एक्स किलोमीटर ट्रैवल करेगी गाड़ी x/18 लीटर पेट्रोल में। समझ रहे हो आप मैंने ये क्यों किया है, यहाँ पे x किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल कितना लगता है, x/18 लीटर लगता है। ये हमने इस पेज में देखा है। तो ऊपर की इक्वेशन में क्या आएगा, 28 इंटू 107/100 x/18 इज इक्वल टू 28 इंटू 400/3। समझ गए ना, यहां से हम x निकाल लेंगे, यहां से x निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ पहले। यहाँ से x कितना आ रहा है, तो जब आप कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज डालोगे तो आपका x आ जाएगा 2242.99, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 2243।
ठीक है। और x का यूनिट क्या था, अब इसका मतलब x कितना आ गया, 2243 किलोमीटर आ गया x। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ना कि यहां हमने क्या डालना था, यहां हमने डालना था मंथली कितना लीटर पेट्रोल यूज होता है। हमने x किलोमीटर माना था कि वो चला होगा, क्योंकि उसने चेंज क्या किया है, हाउ मेनी किलोमीटर शुड द बॉय रिड्यूस, उसने नंबर ऑफ किलोमीटर चेंज करे। ये सेम नहीं थे, ये सेम नहीं थे, ये सेम था, समझ रहे हो आप। तो यहां से हमने पहले x/18 निकाला और उसके बाद यहाँ पे x/18 पुट किया, ना कि x पुट किया। ठीक है, यहां से हमारा x आ गया। अब हमें पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर शुड द बॉय रिड्यूस। ठीक है, तो हमें पूछा है कि पहले ओल्ड सिचुएशन के अंदर बॉय इतना किलोमीटर चलता था, न्यू सिचुएशन के अंदर वो कितना किलोमीटर चलता है, 2243 किलोमीटर चलता है। तो बॉय ने रिड्यूस कितना किया, बॉय ने रिड्यूस कर दिया 2400 माइनस 2243, इसका आंसर आ जाएगा 157 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन है 157 किलोमीटर। तो आई होप सबको 20th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा परसेंटेज चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैंने आपको सारे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं और मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में जो जो पॉसिबल टॉपिक्स होते हैं जो कैट में जैट में पूछे जाते हैं वो सारे कवर करा दिए। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्ट के अंदर, तो उसकी पहले कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस आएंगी और फिर क्वेश्चन वीडियोस आएंगी। थैंक यू।